हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। हम जो क्लासेस कर रहे हैं बच्चे, वो यूपी जीआईसी लेक्चर आर सिविक्स के लिए कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक करेंगे बच्चे, वो टॉपिक है संप्रभुता। तो सबसे पहले बच्चे हमें ये समझना होता है कि जो संप्रभुता शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो जो संप्रभुता शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द से हुई है। और लैटिन शब्द के सुपरमीटास, जो सुपरमीटास है, ठीक है ना, सुपरमीटास से संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति होती है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सके कि जो संप्रभुता शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। तो वहाँ पे सुपरमीटास, SUPREMITAS, सुपरमीटास जो है से उत्पन्न हुई है। और जो सुपरमीटास है बच्चे, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी जिसके पास आंतरिक सर्वोच्चता हो और बाह्य सर्वोच्चता हो, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संप्रभु बोल सकते हैं। जिसके पास असीम शक्तियां हो, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। संप्रभुता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यानी राज्य का अपने क्षेत्र की पूरी आबादी पर पूर्ण कानूनी प्राधिकार रहता है। यानी जिस राज्य को हम लोग संप्रभु बोलते हैं, उस राज्य का अपने राज्य में रहने वाले लोगों पर एक पूर्ण तरीके से कानूनी जो प्राधिकार होता है, वो कानूनी प्राधिकार ही संप्रभुता को क्या करती है, स्थापित करती है। और जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, उनको हम लोग एक तरह से कानून बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कानून की परिभाषा क्या है, तो वहाँ पे सीधा आपको जवाब देना होता है कि राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों को ही हम क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। लेकिन राज्य के द्वारा बनाए गए नियम और राज्य के अंतर्गत आने वाली जो समितियां होती हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानून में किसकी सर्वोच्चता होगी, तो वहाँ पे राज्य के द्वारा बनाए गए कानून की क्या होती है, सर्वोच्चता होती है। यानी राज्य के जो कानून होते हैं वो समाज या राज्य में जो समितियां होती हैं उनसे सर्वोच्च होते हैं। तो राज्य के जो कानून होते हैं, अगर उन्हें राज्य के लोगों पे लागू किया जाता है और राज्य के लोगों पे लागू करने के बाद लोग उस कानून की वैधता को बरकरार रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि राज्य जो है वो पूरी तरीके से क्या है, संप्रभु है। तो ये एक संप्रभुता की परिभाषा होती है, सामान्य एक संप्रभुता की परिभाषा होती है। अगर हम संप्रभुता की परिभाषा अगर हमें देखनी है, तो हम डीडी रफेले की परिभाषा देख सकते हैं बच्चों, जहाँ राज्य को संप्रभु कहने का अर्थ यह है कि राज्य समुदाय में सर्वोच्च और अंतिम प्राधिकारी है। यानी राज्य के द्वारा बनाए गए नियम किसी भी अन्य समिति के द्वारा बनाए गए नियम से ऊपर होते हैं बच्चे। तो जो संप्रभु होता है वो एक प्रकार से अंतिम प्राधिकारी होता है। यानी उसके आदेशों का पालन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके आदेश ही लोगों के लिए क्या होते हैं, कानून होते हैं। और जब हम उस कानून को लागू करते हैं, तो उस कानून में एक प्रकार से शक्ति भी जो होती है वो क्या होती है, समाहित होती है। तो इस प्रकार से जो संप्रभु होता है उसके पास असीम शक्तियां होती हैं। यानी वो अपने राज्य के लोगों पर कानून लागू कर सकता है। अगर कोई कानून मानने से मना कर रहा है, तो राज्य उसे क्या कर सकता है, दंडित भी कर सकता है। तो इस प्रकार की संस्था को हम लोग संप्रभु संस्था बोलते हैं। ये एक समान भारत जो है वो एक संप्रभु राज्य है, और इसकी व्याख्या जो हमें देखने को मिलती है वो भारतीय संविधान में मिलती है। यानी भारत के पास असीम शक्तियां हैं, आंतरिक सर्वोच्चता भी है उसके पास और बाह्य स्वतंत्रता भी है। तो जिसके पास आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता होती है जिस संस्था के पास, उसी संस्था को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रभु संस्था बोलते हैं। एक प्रकार से वो संप्रभु संस्था है या वो एक संप्रभु है। क्लियर, इतनी चीजें जहां तक लग रहा है मुझे आप लोग को ये चीज समझ में आ चुकी है। अब जो कौटिल्य है बच्चे, वो संप्रभुता को कैसे समझाते हैं। तो कौटिल्य ने संप्रभुता को, यानी कौटिल्य जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं राजा की संप्रभुता की बात करते हैं। यानी जो संप्रभु है, यानी राजतंत्र का वो समर्थन करते हैं और राजतंत्र की संप्रभुता की बात करते हैं। लेकिन जो राजा है वो कहीं ना कहीं धर्म से बंधा हुआ है। राजा जो है वो एक प्रकार से धर्म का प्रवर्तक है। राजा जो है वो धर्म से विमुख नहीं है। तो राजा जो है वो कहीं ना कहीं कौटिल्य के संप्रभु में राजा जो है उसके पास असीम शक्तियां तो हैं,
लेकिन उस असीम शक्तियों के साथ उस राजा के ऊपर एक प्रकार से धर्म की क्या है, धर्म का जो है वो एक प्रकार से उसके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है। यानी जो धर्म है वो सिर्फ उस राज्य के नागरिकों के लिए ही नहीं, धर्म जो है वो राजा के लिए भी है। राजा जो है वो धर्म से विमुख नहीं हो सकता है। तो कौटिल्य ने इस प्रकार से संप्रभुता को समझाने की कोशिश की है। और लेकिन जब हम संप्रभुता को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कौटिल्य के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में राजा का अस्तित्व नहीं होता है। तो जिस अवस्था में राजा का अस्तित्व नहीं है यह एक ऐसी अवस्था जहाँ पे अराजकतापूर्ण है, जहाँ पे ताकतवर कमजोर को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक अवस्था बोल सकते हैं। यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ पे राजा जैसी संस्था नहीं थी, राजा जैसे इंस्टीट्यूट जो थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और उस अवस्था में जो ताकतवर लोग थे वो अपनी शक्तियों का उपयोग कमजोर लोगों को दबाने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। यानी लोग प्राकृतिक अवस्था से लोगों ने निकलने की कोशिश की होगी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था जब अराजकतापूर्ण होगी तो लोग वहाँ पे अपना विकास नहीं कर सकते। लोग अपने विकास के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हो सकता है कि राजा जैसी संस्था की क्या की हो, स्थापना की हो, और अपनी पूरी की पूरी शक्तियां राजा को क्या कर दिया हो, समर्पित कर दिया हो। और राजा ने लोगों की सुरक्षा के लिए, राजा जो है लोगों की सुरक्षा और लोगों के कल्याण के लिए एक तरह से वचनबद्ध हो, उत्तरदायी हो, और उसके बदले राजा को लोग क्या करते होंगे, कर देते होंगे। तो इस प्रकार से राजा की संप्रभुता जो है वो क्या की गई है, स्थापित की गई है। साथ ही कौटिल्य ने यह भी बताया था संप्रभुता को समझाते हुए कि राजा के कार्य क्या होते हैं। तो राजा के, कौटिल्य के अनुसार राजा के 4 कार्य हैं बच्चे। पहला कार्य है जो अर्जित नहीं हुआ है उसे अर्जित करना, ये राजा का पहला कार्य है। दूसरा कार्य है जो अर्जित हो चुका है उसकी रक्षा करना, और तीसरा है जिसकी रक्षा की जा रही है उसकी वृद्धि करना, और चौथा है बच्चे जो अधिशेष है उसे सुपात्र में क्या कर देना, बांट देना। ये राजा के कार्य होते हैं। राजा का कार्य अपने नागरिकों का कल्याण करना, राजा का कार्य धर्म, राजा जो होता है वो धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा का कार्य होता है अपने लोगों का कल्याण करना, अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा देना। राज्य का कार्य होता है अपने राज्य के लोगों को महामारी और अकाल से क्या करना, बचाना। राजा का कार्य होता है बाह्य आक्रमण से लोगों को क्या करना, सुरक्षित करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे राजतंत्र की बात हो रही है, और कौटिल्य के द्वारा राजतंत्र का समर्थन किया जा रहा है। और यहाँ पे राजा जो है वो एक प्रकार से क्या है, संप्रभु है। लेकिन राजा संप्रभु तो है, लेकिन उसके साथ उसके ऊपर धर्म का एक प्रकार का प्रतिबंध भी है। राजा के पास असीम शक्तियां हैं लेकिन एक प्रतिबंध के साथ, यानी राजा को भी धर्म का आचरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म जो है वो राज्य के नागरिकों के लिए है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट हमें समझना होता है। कौटिल्य ने ये भी बताया कि राज्य के 7 तत्व होते हैं। कौटिल्य के द्वारा यह भी बताया गया राज्य के 7 तत्व हैं, जिसको हम लोग सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। और सीधा प्रश्न पत्रों में पूछा भी जाता है बच्चों कि सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो जो सप्तांग सिद्धांत है वो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा भी किया गया, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देख सकते हैं। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है बच्चे वो राजनीति और प्रशासन पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है बच्चे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है बच्चे वो आधुनिक अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के बारे में बताया, भूमि को अर्थ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और वहाँ पे भूमि की जो परिभाषा है वो ये दी गई है कि लोगों से बसी हुई भूमि को हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ बोल सकते हैं। तो राजा का भी कार्य यही है कि लोगों से बसी हुई जो भूमि है उनकी क्या करना, सुरक्षा करना, उनके कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करना, उनके विकास के बारे में सोचना। ये चीज़ें जो हैं वो कौटिल्य के अर्थ। अब हम बात कर रहे थे कि कौटिल्य जो है वो राज्य के 7 तत्वों की बात करता है, जिस पर मैंने बोला कि ये सप्तांग थ्योरी से बच्चे। और राज्य के जो 7 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, राजा पहला, दूसरा मंत्री, तीसरा क्षेत्र, चौथा किला, 5वां राजकीय कोष, 6ठा सेना और 7वां जो है मित्र। और इन सभी 7
जो 7 तत्व हैं बच्चे, इन सभी 7 तत्वों के बीच में एक प्रकार का आंगिक संबंध है बच्चे। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंग एक दूसरे को मदद करते रहते हैं बच्चे, उसी तरीके से राज्य के ये 7 तत्व हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं, तभी राज्य का अस्तित्व जो है वो बरकरार है। और इस राज्य के जो ये 7 तत्व जो हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं राज्य की संप्रभुता को भी क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो कौटिल्य के लिए राजा जो है वो संप्रभु माना गया है और राजा जो है वो एक प्रकार से धर्म का प्रवर्तक है। तो कौटिल्य ने इस प्रकार से संप्रभुता को क्या किया था, उन्होंने समझाया था बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, यानी बोदा के द्वारा संप्रभुता पे क्या विचार दिया गया बच्चे। तो 16वीं सदी में फ्रेंच विचारक जो है वो बोदिन है, जिन्हें संप्रभुता का आधुनिक सिद्धांत कारक माना जाता है। यानी संप्रभुता के जो आधुनिक सिद्धांत कारक हैं बच्चे, वो बोदिन है। यानी बोदिन के अनुसार नागरिकता का अर्थ है संप्रभु के अधीन रहना। यानी उन्होंने नागरिकता की जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा में उन्होंने बताया है कि संप्रभु के अधीन रहना ही क्या है, नागरिकता है। अब जो बोदिन है बच्चे, वो संप्रभुता का अर्थ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी नागरिकों और प्रजा के ऊपर कानून द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति ही क्या है, संप्रभुता है। प्रजा और नागरिकों के ऊपर कानून के द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति ही जो है वो क्या है, संप्रभुता है। जो संप्रभुता है बोदिन या बोधा के अनुसार बच्चे, उसमें शक्ति जो है वो अस्थाई है, यानी शक्तियों का विभाजन नहीं है। जो संस्था है जिसको वो संप्रभु बोल रहे हैं, वो असीमित है और अहरणीय है, मतलब शक्तियों का वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और वो जो संस्था है उस पर किसी भी प्रकार का कानून का प्रतिबंध नहीं है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार से उसे कानून से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जो बोधा है या बोदिन जो है बच्चे, वो संप्रभुता को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और बोदिन जो है बच्चे, वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं बच्चे, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। और साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि जो संप्रभु है वो नागरिक या प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन वो सभी के लिए कानून बना सकता है और उस कानून को मिटा सकता है। लेकिन जो संप्रभु है बच्चे, वो ईश्वर और प्रकृति नियमों के क्या है, अधीन है। यहाँ पे लेकर बच्चे कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाते हैं, जहाँ पे बोदिन या फिर बोधा ये नहीं समझा पाते हैं कि प्राकृतिक नियम क्या होते हैं, प्राकृतिक नियमों को बनाया किसने है और वो प्राकृतिक नियम लागू कैसे होंगे। इस चीज को लेकर एक प्रकार से क्या है, मतभेद है बच्चे। बोधा के अनुसार राज्य में संप्रभु शक्तियां होती हैं और जो सरकार होता है उस संप्रभु शक्ति का एक तंत्र है जिसके द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो राज्य की शक्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल सरकार करती है बच्चे। और जहाँ पे जिस जिस व्यवस्था में राजा को अपने सलाहकारियों के दिए हुए विचारों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो उस व्यवस्था को बोदिन ने कुलीन तंत्र बोला है बच्चे, उसको कुलीन तंत्र बोला है। और जहाँ पे, ठीक है ना, और जहाँ पे शक्तियाँ चुने हुए लोगों के पास होती है, उस व्यवस्था को उन्होंने एक प्रकार से लोकतंत्र बोला है बच्चे, ठीक है। लेकिन वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन करते हैं। और वो बोलते हैं कि जो प्राधिकार होगा वो एक जगह पे होगा और शक्तियाँ जो होंगी वो अविभाजित होगी, शक्तियों का किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। तो जो बोधा का संप्रभु है बच्चे, वो एक निरंकुश संप्रभु है। और बोधा के जो राजनीतिक विचार हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं हॉब्स को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं बच्चे। तो ये बोधा का संप्रभुता पे क्या है बच्चे, विचार है, जो मैंने आप लोगों को समझाया बच्चे। अब आगे 2 विचार और भी करने, मतलब 2 विचारकों को और करना है बच्चे, जिसमें हम लोग लास्की के द्वारा संप्रभुता के
संप्रभुता पे क्या विचार दिया गया, और ऑस्टिन जो हैं बच्चे, जो जॉन ऑस्टिन हैं, उन्होंने संप्रभुता पे किस तरीके से विचार दिया, क्योंकि बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया गया था वो कहीं ना कहीं ऑस्टिन को काफी प्रभावित करता है। तो अगली क्लास में बच्चे संप्रभुता पे ऑस्टिन का क्या विचार है और लास्की के द्वारा संप्रभुता को किस तरीके से समझाया गया, ये हम अगली क्लास में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।